नमक मिली रेत की हवा जो झुलसी हुई त्वचा में चुभती थी, भारतीय सेना की एक पहचान जैसी थी। यह जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में स्थित गरुड़ ब्रिगेड का बेस था, जो नियंत्रण रेखा लॉक के पास एक बेहद संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण इलाका था। इस कठोर और वीरान धरती पर अपनी जवानी दांव पर लगाने वाले सैनिक खुद को मर्दानगी का प्रतीक मानते थे, और इस विश्वास के शिखर पर थे अल्फा कंपनी के कमांडर कैप्टन विक्रम चौहान। कैप्टन चौहान एक ऊंचे कद और मजबूत शरीर वाला अफसर था, जिसमें एक विशिष्ट सैन्य अधिकारी का तेज था, लेकिन उसका मन अहंकार और तानाशाही से भरा था। सेना के भीतर भी वह एक बेहद संकीर्ण और पद सोपान वाली संस्कृति का उपासक था, और उसने अपनी कंपनी को एक ऐसे साम्राज्य में बदल दिया था जहां सिर्फ उसका हुक्म चलता था। उसका एक शब्द कानून था, और उसका मिजाज पूरी कंपनी के माहौल को तय करता था। खास तौर पर कैप्टन विक्रम महिला अधिकारियों के प्रति अपनी नफरत को छिपाता नहीं था। वह उन्हें सेना की कार्यक्षमता को कम करने वाला एक अनावश्यक बोझ और युद्ध की स्थिति में सिर्फ एक मुसीबत समझता था। जब भी कोई महिला अधिकारी या सैनिक उसकी कंपनी में तैनात होती, तो वह किसी न किसी बहाने से उसे दूसरी यूनिट में भिजवा देता। अगर उसे किसी महिला सैनिक के साथ काम करना ही पड़ता, तो वह उसे अनदेखा करता और अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। उसके लिए महिला सैनिक वर्दी में सिर्फ एक औरत थी और कुछ नहीं। दोपहर के भोजन का समय हो गया था। अफसर मेस ऑफिसर्स मेस में खाने और कठोर प्रशिक्षण से थके हुए सैनिकों के पसीने की गंध भरी हुई थी। कैप्टन विक्रम चौहान कुछ नए भर्ती हुए लेफ्टिनेंट और सूबेदारों के साथ शान से मेस में दाखिल हुआ। भूखे भेड़िए की तरह अपनी थाली उठाकर वह खाने के काउंटर की ओर बढ़ रहा था कि उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जो उसे नागवार गुजरी। एक अनजान महिला अधिकारी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, उससे आगे बड़े आराम से खाना ले रही थी। उसने साफ सुथरी लड़ाकू वर्दी पहनी हुई थी, लेकिन कैप्टन विक्रम की नजर में वह सिर्फ वर्दी पहनी एक औरत थी। पल भर में उसके अंदर गुस्सा भड़क उठा। एक औरत की हिम्मत कैसे हुई कि वह मुझसे पहले खाना ले? उसने सोचा, यह कमजोर प्राणी जो युद्ध के मैदान में एक गोली का सामना नहीं कर सकती, मुझसे एक असली सैनिक से पहले पवित्र भोजन को हाथ लगा रही है। उसने अपना आपा खो दिया। आसपास के लोगों की उसे कोई परवाह नहीं थी। कैप्टन विक्रम ने गरजती आवाज में उस महिला अधिकारी को पुकारा, ओए वहां महिला सैनिक। मेस में फैला सारा शोर एक पल में थम गया। सबकी निगाहें कैप्टन विक्रम और उस महिला अधिकारी पर टिक गईं। महिला अधिकारी ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा युवा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और गहराई थी। कैप्टन विक्रम तेजी से उसके पास पहुंचा और तिरस्कार भरी आवाज में चिल्लाया, एक औरत सेना में क्या करती है जो उसे खाना खाने का हक है? जंग छिड़ गई तो क्या गोलियों के सामने खड़ी होगी, या फिर सुरक्षित मुख्यालय में बैठकर कॉफी बनाएगी? तुम जैसों की वजह से ही सेना का अनुशासन बिगड़ रहा है। उसका अपमानजनक भाषण रुका नहीं। बाहर निकलो यहां से। जब मैं खाना खत्म कर लूंगा तब आकर खाना। एक पवित्र अवसर मेस में एक कैप्टन से पहले खाना लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आसपास मौजूद जूनियर अधिकारी और सैनिक बेचैनी से सिर झुकाए खड़े रहे। वे कैप्टन विक्रम के अहंकारी स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए किसी ने भी दखल देने की हिम्मत नहीं की। हर कोई सांस रोके, बस यही उम्मीद कर रहा था कि वह महिला अधिकारी चुपचाप अपमान सहकर वहां से चली जाएगी। लेकिन उस महिला अधिकारी की प्रतिक्रिया उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। उसने बिना कुछ कहे अपनी दृढ़ आंखों से कैप्टन विक्रम को घूरना जारी रखा। उसकी निगाहें इतनी गहरी और पैनी थीं, मानो वे हर चीज के पार देख सकती हों। कुछ पल की खामोशी छा गई। मेज की हवा में तनाव जम गया था। कैप्टन विक्रम उस महिला के आत्मविश्वास से भरे रवैये से और भी आग बबूला हो गया और दोबारा चिल्लाने ही वाला था। तभी सबकी आंखों के सामने एक अविश्वसनीय घटना घटी। उस महिला अधिकारी का हाथ बिजली की तेजी से हवा में लहराया। चटाक की एक तीखी आवाज पूरे मेस में गूंज गई। कैप्टन विक्रम चौहान का सिर तेजी से घूम गया। उसके बाएं गाल पर एक साफ लाल पंजे का निशान छप गया था। मेस में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। जो सैनिक कुछ पल पहले कैप्टन विक्रम के अपमानजनक शब्द सुन रहे थे, वे अपनी आंखों के सामने हुए इस दृश्य पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। एक साधारण महिला अधिकारी की हिम्मत कैसे हुई कि वह एक कैप्टन
और वह भी एक कंपनी कमांडर को थप्पड़ मार दे, यह एक अकल्पनीय बात थी। कैप्टन विक्रम भी सदमे में था। गाल पर जलते हुए दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा झटका और अपमान था। कुछ पलों के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। उसका दिमाग यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसका अधिकार, एक सैन्य अधिकारी के रूप में उसका गौरव, एक गुमनाम महिला सैनिक द्वारा बेरहमी से कुचल दिया गया था। गुस्सा उसके सिर पर चढ़ गया और उसका चेहरा तमतमा गया। वह उस महिला का गला पकड़कर उसे जमीन पर पटक देना चाहता था, लेकिन किसी अनजाने डर ने उसके शरीर को जकड़ लिया था। महिला अधिकारी बिल्कुल भी नहीं डरी, बल्कि उसकी आंखें और भी ठंडी और कठोर हो गईं। उसने धीमी लेकिन इतनी साफ आवाज में बोलना शुरू किया कि मेस में मौजूद हर कोई सुन सके। कैप्टन, तुम्हारी यूनिट कौन सी है? उसकी आवाज में एक सर्द अधिकार था। यह किसी ऊंचे पद वाले व्यक्ति द्वारा अपने मातहत पर चिल्लाने जैसा नहीं था। यह एक ऐसा करिश्मा था जिसे छुआ नहीं जा सकता था। महिला अधिकारी ने कैप्टन विक्रम के जवाब का इंतजार किए बिना अपनी बात जारी रखी। जब तुम्हें मेरे रैंक का पता चलेगा, तब मैं देखूंगी कि क्या तुम मुझसे यही बात कह सकते हो। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह एक खुली चुनौती थी, आने वाले एक बड़े तूफान की प्रस्तावना। कैप्टन विक्रम कुछ नहीं बोल सका। एक औरत की इतनी हिम्मत, और आखिर यह है कौन? ये दो विचार उसके दिमाग में टकरा रहे थे। अपने पूरे सैन्य जीवन में उसने इतना शर्मनाक और अपमानजनक क्षण कभी नहीं झेला था। वह बस अपनी कांपती मुट्ठियों को भींचे उस महिला अधिकारी को घूरता रहा। महिला अधिकारी ने उसे इस तरह देखा जैसे वह अब उसके समय के लायक भी नहीं है, और फिर बिना किसी भाव के अपनी थाली उठाकर खाने के काउंटर की ओर मुड़ गई। और फिर वह ऐसे खाना लेने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके इस आत्मविश्वास और शांत व्यवहार ने मेज के माहौल को और भी अजीब बना दिया। अब सबकी हैरान निगाहें कैप्टन विक्रम की ओर थीं। उसका आसमान छूने वाला अहंकार गायब हो चुका था और वह एक पुतले की तरह अपनी जगह पर जड़ होकर खड़ा था। जूनियर अधिकारी और सैनिक उसकी तरफ जाने या उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और बस एक दूसरे को देखते रहे। अपमान, गुस्से और एक अनजाने डर से घिरा कैप्टन विक्रम आखिरकार खाना छोड़कर भारी कदमों से मेज से बाहर निकल गया। उसकी पीठ के पीछे अनगिनत सैनिकों की कानाफूसी और उपहास भरी निगाहें खंजर की तरह चुभ रही थीं। उस दोपहर गरुड़ ब्रिगेड में एक अभूतपूर्व बेचैनी फैल गई। अफसर मेस में हुई घटना जंगल की आग की तरह पूरी यूनिट में फैल गई और सैनिकों के बीच चर्चा का विषय बन गई। हर कोई उस रहस्यमयी महिला अधिकारी की पहचान जानने को उत्सुक था और हर कोई कैप्टन विक्रम चौहान के भविष्य पर मंडरा रहे काले बादलों को महसूस कर सकता था। अगली सुबह गरुड़ ब्रिगेड में हड़कंप मच गया। पिछले दिन अफसर मेस में कैप्टन विक्रम चौहान को थप्पड़ मारने वाली रहस्यमयी महिला अधिकारी की पहचान आखिरकार आधिकारिक तौर पर सामने आ गई थी। पूरी यूनिट को भेजा गया एक आधिकारिक पत्र। उस पत्र में कुछ ऐसा लिखा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विषय, नई स्पेशल ऑपरेशंस कमांड की कमांडर की नियुक्ति, और उस कमांडर के नाम के साथ लगी तस्वीर में वही महिला थी जिसे कल कैप्टन विक्रम ने मेस में अपमानित किया था। उनका नाम था मेजर जनरल अंजलि शर्मा। वह भारतीय सेना के इतिहास में पहली महिला स्पेशल फोर्सेस कमांडर और सबसे कम उम्र की जनरलों में से एक थीं। उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटा, चेन्नई से शीर्ष सम्मान के साथ स्नातक किया था और महिला अधिकारी के रूप में पैरा स्पेशल फोर्सेस में कमीशन प्राप्त करने वाली पहली कुछ महिलाओं में से थीं। कश्मीर और उत्तर पूर्व में उग्रवाद विरोधी अभियानों में उन्होंने असाधारण वीरता दिखाई थी और कई सफल मिशनों का नेतृत्व किया था। खास तौर पर उन्होंने दुश्मन के इलाके में घुसकर आतंकवादी नेताओं को खत्म करने के एक बेहद जोखिम भरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था, जिसके लिए उन्हें गुप्त रूप से वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और चुपचाप पदोन्नति दी गई थी। उनका अस्तित्व सेना के भीतर भी एक शीर्ष रहस्य था जिसके बारे में कुछ चुनिंदा लोग ही जानते थे। अब उन्हें इस सेक्टर में सेना की लड़ाकू क्षमताओं और अनुशासन को उच्चतम स्तर पर ले जाने के विशेष मिशन के साथ यहां भेजा गया था। यह खबर सामने आते ही पूरी यूनिट सदमे में डूब गई। खासकर कैप्टन विक्रम चौहान कमांडर की नियुक्ति की खबर सुनकर वहीं जम गया।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस महिला को उसने कल सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था वह कोई साधारण महिला सैनिक नहीं बल्कि नई स्पेशल ऑपरेशंस कमांडर, एक 2 स्टार जनरल थी। एक ऐसी हस्ती जिसके सामने उसकी कोई हैसियत नहीं थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कल की घटनाएं एक फिल्म की तरह उसके दिमाग में घूमने लगीं। एक औरत सेना में क्या करती है जो उसे खाना खाने का हक है? बाहर निकलो यहां से। कमांडर के मुंह पर कहे गए उसके अहंकारी शब्द खंजर बनकर उसके दिल में चुभ रहे थे। उसे एहसास हो गया कि वह खत्म हो चुका है। यह मामला सिर्फ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर खत्म नहीं होगा। उसे न केवल अपनी वर्दी गंवानी पड़ सकती थी बल्कि कोर्ट मार्शल का सामना भी करना पड़ सकता था और जेल भी हो सकती थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया और उसके पैर कांपने लगे। डर ने उसके पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया। मेजर जनरल अंजलि शर्मा के आगमन की खबर ने यूनिट के अन्य सैनिकों पर भी अलग अलग प्रभाव डाला। जो सैनिक और महिला कर्मी कैप्टन चौहान के अत्याचारों से पीड़ित थे वे ऐसे खुश हुए मानो कोई मसीहा आ गया हो। उन्हें उम्मीद थी कि अब उसके अपराध सामने आएंगे और न्याय होगा। दूसरी ओर जो लोग कैप्टन चौहान के करीबी थे और उसके बुरे कामों में उसका साथ देते थे वे डर से कांपने लगे। यूनिट का माहौल एक ही रात में पूरी तरह बदल गया। मेजर जनरल अंजलि शर्मा का आधिकारिक पदभार ग्रहण समारोह उसी दोपहर परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। मंच पर खड़ी वह कल मेस में दिखी युवा महिला से बिल्कुल अलग लग रही थी। उनकी वर्दी पर 2 चमकते सितारे थे और उनसे एक ऐसा करिश्मा निकल रहा था जो हर किसी पर हावी हो रहा था। उनका संक्षिप्त और शक्तिशाली भाषण हर सैनिक के दिल में उतर गया। मैं आज यहां भारतीय सेना के स्पेशल ऑपरेशंस के लिए एक नया अध्याय लिखने आई हूं। यहां केवल दुश्मन के लिए कठोरता और साथी के लिए अटूट विश्वास मौजूद रहेगा। किसी भी तरह के अन्याय या भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम एक ऐसी यूनिट बनाएंगे जहां मूल्यांकन पद और लिंग के आधार पर नहीं बल्कि क्षमता और समर्पण के आधार पर होगा। उनकी निगाहें परेड ग्राउंड में खड़े सैनिकों पर धीरे धीरे घूमी और फिर उनकी आंखें कैप्टन विक्रम चौहान से मिलीं। उस पल विक्रम ने महसूस किया जैसे उसके शरीर का सारा खून जम गया हो। जनरल शर्मा की आंखें कह रही थीं, यह तो बस शुरुआत है। समारोह के बाद मेजर जनरल शर्मा ने तुरंत यूनिट के प्रमुख अधिकारियों की एक बैठक बुलाई और वहां उन्होंने अपना पहला आदेश जारी किया। इसी क्षण से इस यूनिट में मौजूद हर तरह के अन्याय और भ्रष्टाचार की पूरी जांच शुरू की जाएगी। उनकी इस घोषणा के साथ गरुड़ ब्रिगेड पर एक ऐसा तूफान आने वाला था जिससे कोई नहीं बच सकता था। पदभार ग्रहण समारोह समाप्त होते ही मेजर जनरल अंजलि शर्मा ने कैप्टन विक्रम चौहान को अपने कार्यालय में बुलाया। कमांडर के दफ्तर की ओर बढ़ते हुए विक्रम के पैर ऐसे लग रहे थे जैसे वे 1000 किलो के हों। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस महिला पर कल उसने अपनी भड़ास निकाली थी वह अब एक ऐसी हस्ती बन चुकी थी जो उसके पूरे सैन्य जीवन को एक झटके में खत्म कर सकती थी। जैसे ही उसने दफ्तर का दरवाजा खोला मेजर जनरल अंजलि शर्मा अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठी अपनी पैनी नजरों से उसे देख रही थी। कल मेस में दिखी उनकी छवि से कहीं ज्यादा आज उनसे एक जबरदस्त वेआटकान दबदबा महसूस हो रहा था जो उसे कुचल रहा था। कमरे में भारी खामोशी थी। कैप्टन विक्रम सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सका और बस फर्श को देखता रहा। चुप्पी को पहले मेजर जनरल शर्मा ने तोड़ा। उनकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। कैप्टन विक्रम चौहान, जी मैडम। सिर उठाओ, मेरी आंखों में देखकर बात करो। विक्रम ने हिचकिचाते हुए धीरे धीरे अपना सिर उठाया। जैसे ही उसकी आंखें मेजर जनरल शर्मा से मिलीं, उसे लगा जैसे उसके शरीर के आर पार देखा जा रहा हो। उनकी आंखों में गुस्सा या नफरत नहीं बल्कि एक ठंडी दया और दृढ़ संकल्प था। कल अफसर मेस में तुमने जो कहा था उसे दोहरा सकते हो? मेजर जनरल के इस सवाल से विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपने होंठ भींचे लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। तुमने कहा था कि एक औरत का सेना में क्या काम है ना, कि युद्ध के समय वह किसी काम की नहीं, एक बोझ है। क्या मैं सही याद कर रही हूं? उन्हें विक्रम के कहे एक एक शब्द याद थे। विक्रम बस एक अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा रहा। मेजर जनरल शर्मा अपनी कुर्सी से उठी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उनके जूतों की आवाज खामोश दफ्तर में गूंज रही थी। वह विक्रम के ठीक सामने आकर रुकी और धीमी आवाज में बोली, जिस महिला सैनिक को तुम इतना तुच्छ और घृणित समझते थे, आज वह उस कुर्सी पर बैठी है जो तुम्हारे सैन्य जीवन को खत्म कर सकती है। कैसा लग रहा है? आवाज धीमी थी
लेकिन उसमें इतनी ताकत थी कि विक्रम पूरी तरह से दब गया। वह डर से कांपने लगा। गलती हो गई मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। विक्रम घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। उसका अहंकारी और हेकड़ी भरा रूप गायब हो चुका था। अब सिर्फ जिंदा रहने की चाह बाकी थी। लेकिन मेजर जनरल शर्मा उसकी गिड़गिड़ाहट से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। माफी? तुम जैसे इंसान के लिए माफी एक विलासिता है। तुमने सिर्फ मेरा अपमान नहीं किया है, तुमने वर्दी पहनकर देश की सेवा करने वाली हर महिला का अपमान किया है और तुमने सेना के गौरव को कलंकित किया है। वह वापस अपनी मेज पर गईं और एक कागज उठाया। आज से कैप्टन विक्रम चौहान को उनके सभी पदों से हटाया जाता है और उन्हें सस्पेंड किया जाता है। निलंबन के दौरान उनसे यूनिट में हुए सभी अन्यायों के बारे में पूछताछ की जाएगी। तुम्हारे हर एक अपराध को मैं खुद सामने लाऊंगी और सजा दिलवाऊंगी। यह एक मौत की सजा जैसा था। विक्रम निराशा में डूबकर वहीं गिर पड़ा। उसकी शक्ति, उसका सम्मान, सेना में उसने जो कुछ भी बनाया था, वह सब एक पल में ढह गया। मेजर जनरल शर्मा ने ठंडेपन से मुड़कर सुरक्षा गार्डों को बुलाया। इसे तुरंत यहां से ले जाओ। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, इसे एक निर्धारित कमरे में बंद रखो और सुनिश्चित करो कि यह एक कदम भी बाहर न रख सके। जब मिलिट्री पुलिस के जवान उसे पकड़कर बाहर ले जा रहे थे, तब भी विक्रम गुस्से में मेजर जनरल शर्मा पर चिल्लाया, तुम भी बच नहीं पाओगी, देखना। लेकिन उसकी चीखें खोखली प्रतिध्वनि बनकर गायब हो गईं। मेजर जनरल शर्मा ने खिड़की से विक्रम की दयनीय पीठ को ठंडेपन से देखा। यह तो बस शुरुआत थी। वह विक्रम चौहान जैसी सड़ी हुई जड़ को उखाड़कर इस यूनिट में फैले हर अन्याय और बुरी प्रथा को जड़ से खत्म करने का इरादा रखती थी। उनकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा ठंडी और दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। मेजर जनरल अंजलि शर्मा का आदेश तत्काल और बिजली की तेजी से लागू हुआ। जैसे ही कैप्टन विक्रम चौहान के सस्पेंड होने और जांच के दायरे में आने की खबर फैली, गरुड़ ब्रिगेड में एक बार फिर हलचल मच गई। लेकिन इस बार की हलचल पहले से अलग थी। यह बदलाव की शुरुआत का संकेत देने वाली एक उम्मीद की लहर थी। मेजर जनरल शर्मा ने अपने सीधे मातहतों और सेना मुख्यालय से विशेष रूप से चुने गए सर्वश्रेष्ठ जांच अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। टीम का एक ही लक्ष्य था, कैप्टन विक्रम चौहान सहित यूनिट में मौजूद हर तरह के अन्याय और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना। जांच की शुरुआत शिकायत पेटी ग्रीवेंस बॉक्स से हुई, लेकिन यह पारंपरिक दिखावटी शिकायत प्रणाली से अलग थी। मेजर जनरल शर्मा ने सभी यूनिट सदस्यों की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखने का आश्वासन दिया। कमांडर से सीधे जुड़ने के लिए एक गुमनाम ईमेल पता और एक हॉटलाइन शुरू की गई और यूनिट में जगह जगह पर गुप्त शिकायत पेटियां लगाई गईं ताकि कोई भी बिना किसी डर के अपनी बात कह सके। इसके अलावा किसी भी सैनिक को सीधे कमांडर से मिलकर बात करने का मौका भी दिया गया। पहले कुछ दिनों तक कोई खास हलचल नहीं हुई। लंबे समय से डर और चुप्पी के आदी हो चुके सैनिक आगे आने से हिचकिचा रहे थे। उन्हें बदले की कार्रवाई का डर सता रहा था, क्योंकि भले ही विक्रम चौहान सस्पेंड हो गया था, लेकिन यूनिट में उसके वफादार लोग अभी भी मौजूद थे। बदलाव की पहली लहर एक साहसी महिला हवलदार ने शुरू की। वह लंबे समय से कैप्टन चौहान के यौन उत्पीड़न और अपमान का शिकार हो रही थी, लेकिन किसी भी तरह के नुकसान के डर से चुप थी। कई रातों की सोच विचार के बाद उसे लगा कि अगर उसने यह मौका गंवा दिया तो उसे जीवन भर पछताना पड़ेगा। उसने हिम्मत जुटाई और मेजर जनरल से मिलने का अनुरोध किया। महिला हवलदार के साथ बैठक पूरी तरह से गोपनीय रखी गई। कांपती आवाज में उसने अपने साथ हुई भयानक घटनाओं के बारे में सब कुछ बताया। उसने बताया कि कैसे चौहान ने पार्टियों में उसे जबरन शराब परोसने और छूने की कोशिश की, कैसे अकेले में वह अश्लील बातें करता था और कैसे उसके रूप रंग का मजाक उड़ाकर उसे अपमानित करता था। अपनी कहानी सुनाते सुनाते वह रो पड़ी। मेजर जनरल शर्मा ने बिना कुछ कहे अंत तक उसकी कहानी सुनी। उनकी आंखों में गहरी सहानुभूति और एक सर्द गुस्सा था। बैठक के बाद मेजर जनरल शर्मा ने महिला हवलदार का हाथ पकड़कर कहा, हिम्मत दिखाने के लिए धन्यवाद। तुम्हारी हिम्मत बेकार नहीं जाएगी। अब किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेजर जनरल के इस सच्चे वादे और सुरक्षा के आश्वासन ने उस महिला हवलदार की हिम्मत को दूसरे पीड़ितों तक पहुंचा दिया। उसकी गवाही के बाद
शिकायतों और गवाहियों का तांता लग गया। कैप्टन विक्रम चौहान द्वारा पीटे गए सैनिक, अन्यायपूर्ण तरीके से जिनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई थीं, और प्रशिक्षण के दौरान घायल होने के बावजूद बहानेबाजी का आरोप झेलने वाले जवान, सभी दबी हुई आवाजें अब बाहर आने लगी थीं। गुमनाम शिकायतों में चौहान के भ्रष्टाचार के ठोस सबूत भी शामिल थे। एक डायरी जिसमें उसने यूनिट के फंड का गबन कर निजी मनोरंजन पर खर्च करने का हिसाब रखा था, और कुछ ठेकेदारों को फायदा पहुंचाकर रिश्वत लेने के सबूत देने वाले अनुबंधों की प्रतियां भी मिलीं। विशेष जांच टीम दिन रात आने वाली शिकायतों का विश्लेषण करती रही और संबंधित लोगों को बुलाकर पूछताछ करती रही। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, यह स्पष्ट होता गया कि कैप्टन विक्रम चौहान कितना घिनौना और भ्रष्ट सैनिक था। वह सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि एक ऐसा कैंसर था जो पूरी यूनिट को बीमार कर रहा था। मेजर जनरल अंजलि शर्मा ने पूरी जांच प्रक्रिया की निगरानी की और सुनिश्चित किया कि कोई भी गलती न हो। उनका लक्ष्य सिर्फ विक्रम चौहान को सजा देना नहीं था, वह उसके संरक्षण में अपराध करने वाले उसके साथियों और इस अन्यायपूर्ण संस्कृति को नजरअंदाज करने वाले सभी जिम्मेदार लोगों को भी बेनकाब करना चाहती थी। गरुड़ ब्रिगेड पर छाया अंधेरे का पर्दा धीरे धीरे हट रहा था, और इस बदलाव के केंद्र में थी मेजर जनरल अंजलि शर्मा, जो अपने ठंडे दृढ़ संकल्प और गर्मजोशी भरी सहानुभूति के साथ यूनिट का नेतृत्व कर रही थी। विशेष जांच टीम की जांच तेजी से लेकिन बहुत सावधानी से आगे बढ़ी। मेजर जनरल अंजलि शर्मा ने केवल बयानों पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने हर गवाही की पूरी तरह से जांच करने और ठोस सबूत इकट्ठा करने का आदेश दिया। जांच टीम ने कैप्टन विक्रम चौहान के ऑफिस और क्वार्टर की तलाशी ली और उसके निजी कंप्यूटर और मोबाइल फोन की डिजिटल फॉरेंसिक जांच शुरू की। नतीजे चौंकाने वाले थे। उसके कंप्यूटर से एक गुप्त खाता बही मिली जिसमें यूनिट के पैसे का गबन कर निजी पार्टियों पर खर्च करने का पूरा हिसाब था। इसके अलावा मातहतों से वसूले गए तोहफों की सूची और कुछ ठेकेदारों के साथ रिश्वत के लेन देन वाले ईमेल भी मिले। उसके मोबाइल फोन में महिला सैनिकों के खिलाफ की गई यौन उत्पीड़न वाली बातों की रिकॉर्डिंग और उनके रूप रंग पर भद्दी टिप्पणियां करते हुए साथ ही पुरुष अधिकारियों के साथ किए गए घटिया मैसेज मिले। इन स्पष्ट सबूतों ने पीड़ितों की गवाही को और भी मजबूत कर दिया। जैसे जैसे चौहान के अत्याचार और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, और भी पीड़ित जो अब तक चुप थे बोलने लगे। यहां तक कि वे पूर्व सैनिक भी संपर्क करने लगे जो चौहान के उत्पीड़न से तंग आकर या तो दूसरी यूनिट में चले गए थे या सेना छोड़ चुके थे। एक पूर्व राइफलमैन ने गवाही दी कि कैसे ट्रेनिंग के दौरान एक छोटी सी गलती पर चौहान ने उसे पूरी रात पूरे साजो सामान के साथ परेड ग्राउंड के चक्कर लगवाए थे, और जब वह बेहोश होकर गिर गया तो उस पर ठंडा पानी डालकर उसे पीटा गया था। उस घटना के सदमे के कारण वह सेना छोड़ने के बाद भी गंभीर मानसिक तनाव पीटीएसडी से जूझ रहा था। एक अन्य पूर्व हवलदार ने रोते हुए बताया कि चौहान ने उसकी पत्नी से भी निजी तौर पर मिलने की मांग की थी, और जब उसने मना कर दिया तो उस पर झूठे आरोप लगाकर उसे सेना छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गवाहियों का सिलसिला जारी रहा। चौहान अपने नापसंद सैनिकों को अलग थलग कर देता था और उन्हें सामूहिक रूप से परेशान करने के लिए दूसरों को उकसाता था। वह सैनिकों की छुट्टियों को अपने मूड के हिसाब से नियंत्रित करता था और इसका इस्तेमाल उनके माता पिता से पैसे ऐंठने के लिए भी करता था। जांच टीम ने न केवल पीड़ितों के बयान सुने, बल्कि मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों को भी शामिल किया, ताकि पीड़ित बिना किसी डर के स्थिर मन से गवाही दे सकें और जरूरत पड़ने पर उन्हें कानूनी सहायता भी प्रदान की। मेजर जनरल शर्मा हर रात जांच के ढेरों दस्तावेजों को पढ़ती थीं। जैसे जैसे वह पढ़ती जाती, उनका चेहरा और भी सख्त होता जाता। उन्हें इस बात पर गुस्सा आता कि कोई इंसान अपने साथी सैनिकों के साथ इतना क्रूर और घिनौना व्यवहार कैसे कर सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं होने दिया। उन्होंने सभी सबूतों और बयानों का और भी ठंडे दिमाग से विश्लेषण किया, ताकि विक्रम चौहान के अपराधों को साबित करने के लिए एक अचूक मामला तैयार किया जा सके। जैसे जैसे विक्रम चौहान के अपराध सामने आए, उन लोगों की भी पहचान होने लगी जो उसे बचाते थे या उसके अपराधों में उसका साथ देते थे। उन्होंने जांच में बाधा डालने के लिए सबूत मिटाने और पीड़ितों पर दबाव डालने की कोशिश की।
लेकिन मेजर जनरल शर्मा ने उनकी हरकतों का पहले ही अनुमान लगा लिया था। उन्होंने इन लोगों पर नजर रखने के लिए एक विशेष निगरानी दल बनाया और उनकी बाधा डालने की कोशिशों को नाकाम कर दिया। गरुड़ ब्रिगेड को बीमार करने वाले विशाल कैंसर की जड़ें आखिरकार सामने आ रही थीं और मेजर जनरल अंजलि शर्मा की तलवार बिना किसी हिचकिचाहट के उस जड़ की ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे जांच का शिकंजा कसता गया, कैप्टन विक्रम चौहान अत्यधिक बेचैनी और घबराहट में घिर गया। उसे यूनिट के भीतर एक कमरे में नजरबंद रखा गया था और वह हर दिन तड़पते हुए गुजार रहा था। पहले कुछ दिनों तक उसने यह सोचकर खुद को दिलासा दिया कि कुछ खास नहीं होगा, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके वफादार साथी एक एक करके जांच टीम द्वारा बुलाए जा रहे हैं, तो उसका धैर्य जवाब दे गया। उसे एहसास हो गया कि उसका बनाया हुआ साम्राज्य ढह रहा है। अपना आपा खोकर उसने अपनी आखिरी हताश कोशिश शुरू की। बाहरी दुनिया से संपर्क करने पर प्रतिबंध के बावजूद उसने अपने छिपाए हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके अपने सभी संपर्कों को फोन करना शुरू कर दिया। उसने सेना मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों, अपने बैच के साथियों और यहां तक कि स्थानीय राजनेताओं से भी संपर्क किया और अपनी बेगुनाही की गुहार लगाई। उसने यह अफवाह फैलाने की कोशिश की कि मेजर जनरल अंजलि शर्मा सिर्फ इसलिए उसे निशाना बना रही हैं क्योंकि वह एक महिला है और यह पूरा मामला सेना के भीतर लैंगिक संघर्ष पैदा करने की एक साजिश है। लेकिन उसकी कोशिशें बुरी तरह नाकाम रहीं। जिन संपर्कों पर उसे भरोसा था वे पहले ही उससे मुंह मोड़ चुके थे। जैसे ही यह खबर फैली कि मेजर जनरल अंजलि शर्मा सिर्फ एक महिला जनरल नहीं बल्कि सेना के शीर्ष नेतृत्व का पूरा भरोसा रखने वाली एक हस्ती हैं, कोई भी विक्रम चौहान का पक्ष लेने को तैयार नहीं था, बल्कि वे इस बात से डरने लगे थे कि कहीं उसका नाम उनके साथ जुड़ने से उन पर भी आंच न आ जाए। जब बाहरी मदद मिलना असंभव हो गया तो चौहान ने यूनिट के भीतर से रास्ता खोजने की कोशिश की। उसने कुछ सैनिकों से गुप्त रूप से संपर्क किया जिन्हें वह अभी भी अपने प्रभाव में मानता था। उसने उन्हें पीड़ितों को धमकाकर अपने बयान बदलने के लिए मजबूर करने का आदेश दिया। उसने पीड़ितों की कमजोरियों का फायदा उठाने और उनके अतीत की छोटी मोटी गलतियों को उछालकर उन्हें ही अपराधी साबित करने जैसे घिनौने निर्देश भी दिए। लेकिन यह भी मेजर जनरल शर्मा की योजना का हिस्सा था। जांच टीम पहले से ही चौहान के साथियों पर कड़ी नजर रख रही थी और उनकी हर हरकत पर नजर थी। पीड़ितों को धमकाने की कोशिश करने वाले सैनिकों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया और यह विक्रम चौहान के अपराधों को और बढ़ाने वाला एक और सबूत बन गया। जब उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई तो चौहान अत्यधिक पारानोया संदेह का शिकार हो गया। उसे लगने लगा कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है और उसे जहर देकर मारना चाहता है। उसने मेज से आने वाला खाना खाना बंद कर दिया और रातों को सो नहीं पाता था, बस चीखता चिल्लाता रहता था। एक समय में यूनिट पर राज करने वाला उसका दबदबा अब खत्म हो चुका था। अब सिर्फ एक कमजोर इंसान बचा था जो विनाश के डर से छटपटा रहा था। उसकी बर्बादी उसके अपने अहंकार का ही नतीजा थी। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अनगिनत लोगों को कुचला था, लेकिन वह खुद उस दर्द का बोझ उठाने में असमर्थ था। वह धीरे धीरे अपने ही बनाए हुए जेल में घुट रहा था। मेजर जनरल अंजलि शर्मा को चौहान की इन हरकतों की रिपोर्ट मिली, लेकिन वह जरा भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने उसकी इस आखिरी घिनौनी छटपटाहट को भी उसके अपराधों का सबूत बना लिया। कानून और नियमों के अनुसार प्रक्रिया शांति और ठंडक से आगे बढ़ रही थी। विक्रम चौहान के बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसका पतन अब एक अटल हकीकत बन चुका था। जांच के अंतिम चरण में एक ऐसी चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई जिसने गरुड़ ब्रिगेड को हिलाकर रख दिया। यह एक ऐसी घटना थी जो कैप्टन विक्रम चौहान की क्रूरता और अमानवीयता को स्पष्ट रूप से दर्शाती थी और उसकी बर्बादी पर आखिरी कील साबित हुई। मामले का खुलासा जांच टीम को गुमनाम रूप से भेजी गई एक पुरानी डायरी से हुआ। डायरी के मालिक स्वर्गीय राइफलमैन समीर पाटिल थे, जो कुछ साल पहले चौहान की कंपनी में सेवा करते समय एक संदिग्ध मौत का शिकार हुए थे। उस समय सेना ने जल्दबाजी में यह निष्कर्ष निकाला था कि समीर यूनिट के जीवन में ढल नहीं पाया और उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन उसके परिवार ने उसके शरीर पर अनगिनत चोटों के निशान और उसके खुशमिजाज स्वभाव का हवाला देते हुए हत्या का आरोप लगाया था और सच्चाई की मांग की थी।
लेकिन उनकी आवाज चौहान और उसे बचाने वाली ताकतों द्वारा दबा दी गई थी। समीर की डायरी में सेना में भर्ती होने से लेकर उसकी मृत्यु से ठीक पहले तक की भयानक घटनाओं का हर दिन का रिकॉर्ड था। डायरी में लिखी बातें दिल दहला देने वाली थीं। कैप्टन विक्रम चौहान ने सिर्फ इसलिए कि वह उसे पसंद नहीं करता था, समीर को एक समस्या के रूप में चिह्नित किया था और उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया था। उसे नियमित रूप से पीटा और प्रताड़ित किया था। उसने दूसरे सैनिकों को समीर का बहिष्कार करने का आदेश दिया और जो कोई भी समीर से दोस्ती करता उसे सजा देने की धमकी दी। समीर को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया था और हर रात चौहान और उसके इशारे पर काम करने वाले सीनियर सैनिक उसे बेरहमी से पीटते थे। डायरी में लिखा था, मां, बहुत दर्द हो रहा है, इससे तो मर जाना बेहतर है। आज चौहान साहब ने मुझे जानवरों की तरह पीटा। मुझे लगता है मेरी पसली टूट गई है, लेकिन वे मुझे अस्पताल भी नहीं ले जा रहे हैं। और आखिरी पन्ने पर कांपते हाथों से लिखा एक सुसाइड नोट जैसा पत्र था। मैं आत्महत्या नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं कर सकता। उम्मीद है मेरी मौत दूसरी निर्दोष आत्माओं को न्याय दिलाएगी। यह डायरी इस बात का स्पष्ट प्रमाण थी कि विक्रम चौहान सिर्फ एक भ्रष्ट सैनिक ही नहीं, बल्कि एक युवा जीवन को छीनने वाला हत्यारा था। मेजर जनरल अंजलि शर्मा को डायरी की सामग्री के बारे में पता चलने पर वह गहरे सदमे और गुस्से से भर गईं। उन्होंने तुरंत इस मामले की पूरी तरह से दोबारा जांच का आदेश दिया। जांच टीम ने उस समय के सभी गवाहों को फिर से बुलाया और कड़ी पूछताछ की। चौहान की धमकियों के कारण झूठी गवाही देने वाले साथी सैनिकों ने आखिरकार अपना मुंह खोला। उनकी गवाही डायरी की बातों से पूरी तरह मेल खाती थी। उन्होंने गवाही दी कि समीर की मौत की रात चौहान ने नशे की हालत में समीर को एक स्टोर रूम में घसीटा और उसे बेरहमी से पीटा और फिर उसे बेहोश हालत में छोड़कर चला गया। उन्होंने यह भी कबूल किया कि मामले को दबाने के लिए चौहान ने घटनास्थल को ऐसा बना दिया था जैसे समीर ने आत्महत्या की हो। जब पूरी सच्चाई सामने आई तो पूरी यूनिट सदमे और गुस्से में डूब गई। यहां तक कि जो लोग चौहान का पक्ष लेते थे उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया। एक युवा सैनिक की मौत के सामने कोई भी बहाना नहीं चल सकता था। यह मामला मीडिया के जरिए बाहर आया और पूरे देश में हलचल मचा दी। जनता इस बात से नाराज थी कि एक सैन्य अधिकारी ने इतना घिनौना अपराध किया और सेना ने उसे छिपाने की कोशिश की। सेना की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई और रक्षा मंत्री को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। अब विक्रम चौहान सिर्फ एक कैप्टन नहीं था, वह एक ऐसे जघन्य अपराधी था जिसने एक इंसान की जिंदगी छीन ली थी और उसके परिवार को कभी न भरने वाला जख्म दिया था। अब बस उसका पूर्ण पतन और कानून की कठोर सजा बाकी थी। राइफलमैन समीर पाटिल की मौत की सच्चाई सामने आने के बाद कैप्टन विक्रम चौहान के खिलाफ कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया तेजी से शुरू हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा रक्षा मंत्रालय की जनरल कोर्ट मार्शल में सार्वजनिक रूप से आयोजित किया गया। पूरे देश की मीडिया और जनता की निगाहें इस मुकदमे पर टिकी थीं। मुकदमे के दिन कोर्ट रूम दर्शकों और पत्रकारों से खचाखच भरा था। कमजोर और थके हुए दिख रहे विक्रम चौहान के चेहरे पर अब पहले जैसा अहंकार नहीं था, वह शून्य में घूर रहा था। सेना के वकीलों ने जांच टीम द्वारा जुटाए गए भारी सबूतों के आधार पर चौहान के हर अपराध को उजागर किया। महिला सैनिकों का यौन उत्पीड़न, मातहतों के साथ मारपीट और क्रूरता, सरकारी संपत्ति का गबन और रिश्वतखोरी, और अंत में राइफलमैन समीर पाटिल की मौत का कारण बनने वाली मारपीट और सत्ता का दुरुपयोग। उसके खिलाफ आरोपों की सूची इतनी लंबी और चौंकाने वाली थी कि सुनने वालों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुकदमे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पीड़ितों की गवाही थी। गवाह के कटघरे में सबसे पहले वही महिला हवलदार खड़ी हुई जिसने सबसे पहले हिम्मत दिखाकर चौहान के यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। कांपती आवाज लेकिन दृढ़ आंखों के साथ उसने चौहान के घिनौने कृत्यों के बारे में शांति से गवाही दी। उसकी साहसी गवाही ने दूसरे पीड़ितों को भी हिम्मत दी। एक के बाद एक सैनिकों ने कटघरे में आकर रोते हुए चौहान द्वारा की गई मारपीट और अपमान की दर्दनाक कहानियां सुनाई। उनके शरीर और आत्मा पर लगे जख्म चौहान के अपराधों के जीते जागते सबूत थे। लेकिन कोर्ट रूम का माहौल तब पूरी तरह बदल गया जब समीर पाटिल की बूढ़ी मां गवाह के रूप में आई। अपने बेटे की तस्वीर सीने से लगाए उन्होंने कटघरे में खड़े होकर अपने बेटे के पत्र
और खून से सनी डायरी को सबूत के तौर पर पेश किया और रोते हुए विक्रम चौहान के लिए सबसे कड़ी सजा की मांग की। मेरा बेटा कायर नहीं था, उसने आत्महत्या नहीं की। इस शैतान ने मेरे बेटे को मार डाला। जज साहब, मेरे बेटे को न्याय दिलाइए। बूढ़ी मां की चीत्कार से कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया और हर तरफ से सिसकियां सुनाई देने लगीं। मेजर जनरल अंजलि शर्मा भी दर्शकों में एक तरफ बैठकर चुपचाप मुकदमा देख रही थीं। वह अपनी यूनिट में हुई इस भयानक त्रासदी के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस कर रही थीं और मुकदमे की हर कार्रवाई को ध्यान से देख रही थीं। यह मुकदमा सिर्फ विक्रम चौहान को सजा देने के लिए नहीं था। यह सेना जैसे बंद समाज में फैली हुई सड़ी गली प्रथाओं और अन्यायपूर्ण संस्कृति पर एक ऐतिहासिक फैसला था। विक्रम चौहान के वकील ने उसके आरोपों को कम करने या खारिज करने की बहुत कोशिश की। उसने दलील दी कि चौहान एक जोशीला कमांडर था और उसके कुछ कठोर कदम सिर्फ मजबूत सैनिक बनाने के इरादे से उठाए गए थे। उसने यह भी दावा किया कि समीर पाटिल की मौत का चौहान की मारपीट से कोई सीधा संबंध नहीं था, बल्कि यह उसकी निजी समस्याओं का नतीजा था। लेकिन उसके तर्क सबूतों के पहाड़ और पीड़ितों की दर्दनाक गवाही के सामने टिक नहीं सके, बल्कि उसके बेशर्म बहानों ने पीड़ितों और जनता के गुस्से को और भी भड़का दिया। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि विक्रम चौहान दोषी था। सवाल सिर्फ यह था कि उसे अपने अपराधों की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। सभी की निगाहें जज के फैसले पर टिकी थीं। अंत में फैसले का दिन आ गया। जज ने एक गंभीर आवाज में फैसला पढ़ना शुरू किया। अभियुक्त कैप्टन विक्रम चौहान, यह अदालत मानती है कि अभियुक्त ने एक सैन्य अधिकारी के पद को भुलाकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मातहत सैनिकों के साथ नियमित रूप से मारपीट और क्रूरता की। विशेष रूप से स्वर्गीय राइफलमैन समीर पाटिल को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। उसने महिला सैनिकों के सम्मान और यौन स्वायत्तता का उल्लंघन किया और राष्ट्रीय संपत्ति का गबन किया। इन सभी आरोपों में उसे दोषी पाया जाता है। जैसे जैसे जज फैसला सुनाते गए, विक्रम चौहान का चेहरा राख जैसा हो गया। अभियुक्त के अपराधों ने सेना की कमांड संरचना और भाईचारे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है और जनता के भरोसे को तोड़ा है। विशेष रूप से अभियुक्त ने अंत तक अपने अपराधों के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया और बहाने बनाकर पीड़ितों को और भी पीड़ा पहुंचाई है। इसीलिए यह अदालत मानती है कि अभियुक्त को लंबे समय तक सेना और समाज से अलग रखना उचित है, ताकि वह अपने किए पर पश्चाताप कर सके। जज ने एक पल रुककर अभियुक्त की कुर्सी पर बैठे विक्रम चौहान को देखा और फिर उन्होंने अंतिम फैसला सुनाया। आदेश, अभियुक्त विक्रम चौहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा उसे भारतीय सेना में कैप्टन के पद से बर्खास्त किया जाता है और एक सैनिक के रूप में उसके सभी सम्मान छीन लिए जाते हैं। आजीवन कारावास और अपमानजनक बर्खास्तगी, यह एक सैनिक को दी जा सकने वाली सबसे भारी और शर्मनाक सजा थी। फैसला सुनते ही विक्रम चौहान के पैर कांप गए और वह वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरे पर सब कुछ हार जाने का भाव था। दूसरी ओर पीड़ितों और उनके परिवारों के चेहरों पर राहत की सांस थी और दबी हुई सिसकियां फूट पड़ीं। समीर पाटिल की मां अपने बेटे की तस्वीर को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। एक लंबी और दर्दनाक लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई थी। मुकदमे के बाद मेजर जनरल अंजलि शर्मा ने मीडिया के कैमरों का सामना किया। उन्होंने एक दृढ़ और ऋषिचिलनी निश्चित आवाज में कहा, आज का फैसला सिर्फ विक्रम चौहान के खिलाफ नहीं, बल्कि हमारी सेना में फैली गलत प्रथाओं और संस्कृति के खिलाफ एक कठोर निर्णय है। इस घटना से सबक लेकर हम सेना में सुधार करेंगे। उन्होंने एक पल रुककर कहा, सच्ची ताकत कमजोरों को दबाने से नहीं आती है, यह एक दूसरे का सम्मान करने, भरोसा करने और हर मुश्किल में एक साथ लड़ने से आती है। यही सच्ची सैन्य भावना है। मैं आप सभी से वादा करती हूं कि मैं एक ऐसी पारदर्शी और न्यायपूर्ण सेना बनाऊंगी जहां लिंग या पद के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और केवल क्षमता और समर्पण का सम्मान किया जाएगा। उनका भाषण सिर्फ एक वादा नहीं था, यह एक नए युग की शुरुआत का संकेत था। विक्रम चौहान का नाम इतिहास में एक अपमानजनक प्रतीक के रूप में दफन हो गया और मेजर जनरल अंजलि शर्मा का नाम न्याय और सुधार का प्रतीक बनकर सेना के इतिहास में गहराई से अंकित हो गया। एक पुराना अंधकारमय युग समाप्त हो रहा था
और एक नए युग की सुबह हो रही थी। कैप्टन विक्रम चौहान के सेना से पूरी तरह निकाले जाने के बाद गरुड़ ब्रिगेड में एक स्पष्ट बदलाव की हवा बहने लगी। सबसे बड़ा बदलाव यूनिट के माहौल में था। पहले जो सैनिक हमेशा चौहान के डर और तनाव में रहते थे, उनके चेहरों पर अब मुस्कान और ऊर्जा लौट आई थी। दबाव और नियंत्रण की जगह अब स्वतंत्रता और संवाद ने ले ली थी। मेजर जनरल अंजलि शर्मा ने सबसे पहले बैरकों की संस्कृति में सुधार किया। उन्होंने पद सोपान और बंद माहौल को खत्म करने के लिए नई व्यवस्थाएं लागू कीं और मारपीट तथा क्रूरता को जड़ से खत्म करने के लिए सख्त नियम बनाए। उन्होंने सैनिकों की समस्याओं को सुनने और हल करने के लिए पेशेवर परामर्शदाता नियुक्त किए और कमांडर से सीधे संपर्क के लिए एक 24 घंटे की हॉटलाइन शुरू की। प्रशिक्षण के तरीके भी बदल गए। अब बिना उद्देश्य के दी जाने वाली सजाएं और अमानवीय प्रशिक्षण समाप्त हो गए। उनकी जगह वास्तविक युद्ध जैसी स्थितियों पर आधारित वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए। मेजर जनरल शर्मा खुद ट्रेनिंग यूनिफॉर्म पहनकर सैनिकों के साथ अभ्यास करती थीं। उन्होंने अपने उत्कृष्ट सामरिक ज्ञान और लड़ाकू क्षमताओं से सभी का सम्मान जीता। खासतौर पर उनके द्वारा डिजाइन किए गए पुरुष और महिला सैनिकों के संयुक्त लड़ाकू अभ्यास ने एक क्रांति ला दी। इस अभ्यास में पुरुष और महिला सैनिकों ने एक दूसरे की शारीरिक और सामरिक शक्तियों का उपयोग करके पहले से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। यह धारणा कि महिला सैनिक एक बोझ है, अब पूरी तरह से खत्म हो गई और वे जीत के लिए एक आवश्यक साथी मानी जाने लगी। चौहान मामले से गहरे जख्म पाए। पीड़ितों के इलाज के लिए भी कई प्रयास किए गए। यूनिट ने उन्हें दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक और चिकित्सा सहायता प्रदान की और उनकी इच्छा पर उन्हें दूसरी यूनिटों में स्थानांतरित होने का विकल्प दिया। जिस महिला हवलदार ने सबसे पहले हिम्मत दिखाई थी, उसे मेजर जनरल शर्मा के समर्थन से एक उन्नत नेतृत्व पाठ्यक्रम में भेजा गया। वह भविष्य में एक उत्कृष्ट महिला कमांडर बनी। यूनिट में हुए ये क्रांतिकारी बदलाव मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फैले और दूसरी यूनिटों के लिए एक मिसाल बन गए। कई यूनिटों ने गरुड़ ब्रिगेड के मॉडल का पालन करना शुरू कर दिया। मेजर जनरल अंजलि शर्मा अब सिर्फ एक यूनिट की कमांडर नहीं, बल्कि पूरी सेना में सुधार का प्रतीक बन गई। उनके नेतृत्व में गरुड़ ब्रिगेड ने अपने अतीत के दागों को धोकर देश की सबसे कुशल और अनुशासित लड़ाकू इकाइयों में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई। सैनिकों के बीच यह नारा लोकप्रिय हो गया, हम मेजर जनरल शर्मा के सैनिक हैं। यह इस बात का संकेत था कि सड़ी हुई जड़ को उखाड़ फेंकने के बाद अब एक स्वस्थ और उम्मीद भरी नई फसल उग रही थी। समय बीतता गया। एक शरद ऋतु के दिन, जब लॉक के पास की हवा में ठंडक बढ़ गई थी, एक विशाल संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा था। बख्तरबंद गाड़ियों से पूरी तरह से लैस सैनिक बाहर निकले और काल्पनिक दुश्मन के ठिकानों पर धावा बोल दिया। एक ऊंची पहाड़ी पर बने कमांड पोस्ट से मेजर जनरल अंजलि शर्मा दूरबीन से अभ्यास पर पैनी नजर रखे हुए थीं। उनके बगल में एक वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी भी खड़ा था, जो प्रशंसा भरी नजरों से यह सब देख रहा था। अभ्यास का मुख्य आकर्षण स्पेशल फोर्सेस की एक टीम द्वारा दुश्मन की तोपों को नष्ट करने का मिशन था। टीम का नेतृत्व एक युवा महिला अधिकारी कर रही थी। उसने सटीक निर्णय और शांत नेतृत्व के साथ अपनी टीम को निर्देशित किया और बिना किसी गलती के लक्ष्य को नष्ट कर दिया। मिशन की सफलता का संकेत देने वाला हरा सिग्नल आसमान में चमकते ही सभी ने खुशी से जयकारे लगाए। अमेरिकी अधिकारी ने मेजर जनरल शर्मा से हाथ मिलाते हुए कहा, अविश्वसनीय जनरल, आपके सैनिक दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। विशेष रूप से जिस तरह से पुरुष और महिला सैनिक एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वह बहुत प्रभावशाली है। मेजर जनरल अंजलि शर्मा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, धन्यवाद कमांडर। हम लिंग के आधार पर नहीं लड़ते, हम सिर्फ एक नाम से लड़ते हैं, सैनिक। उनकी निगाहें उन सैनिकों पर थीं जो पसीने और धूल में लथपथ एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर जीत का जश्न मना रहे थे। उनमें पुरुष भी थे और महिलाएं भी, लेकिन उस पल उनके चेहरों पर कोई अंतर नहीं था। केवल कठोर प्रशिक्षण को एक साथ पार करने का भाईचारा और जीत की खुशी थी। इस दृश्य को देखते हुए मेजर जनरल शर्मा की आंखों में एक पल के लिए नमी आ गई। उन्हें विक्रम चौहान का घिनौना चेहरा और निर्दोष समीर पाटिल की दुखद मौत याद आई, और फिर
उन सभी दर्द को पार करके एक नया इतिहास रचने वाले अपने गौरवशाली सैनिकों की तस्वीरें उनकी आंखों के सामने घूम गईं। अब यहां कोई अन्याय या भेदभाव नहीं था, सिर्फ देश की रक्षा करने वाले मजबूत सैनिकों के धड़कते हुए दिल थे। हवा अभी भी कठोर थी, लेकिन अब यह अतीत के दर्द को नहीं, बल्कि एक नई आशा और बदलाव की ऊर्जा को लेकर बह रही थी, भारतीय सेना के एक उज्जवल भविष्य की ओर। अंधेरा पूरी तरह से छट चुका था और एक गौरवशाली नई सुबह हो रही थी।